गांधी आज एक टॉपिक है जिसको हमको पढ़ाना है आपको, और ऐसा लगता है देखने में कि बहुत इजी टॉपिक है। और मैंने भी उस दिन मजाक में कह दिया था आप लोग से कुछ लिख लेंगे आप दाएं बाएं करके, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गांधी बहुत ही व्यापक विषय है, गांधी खुद में ही एक विषय है, और गांधी को पढ़ने के लिए गांधी के विचारों को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऊपरी तौर पे कि अहिंसा सत्याग्रह, ठीक है, वो सिर्फ काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब बताइए, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना था वो लोग बाहर चले गए, क्लास का कोई वैल्यू ही नहीं। मैं यहाँ पे आया हूँ 9:45 तो निकलने वाले थे। चलिए तब तक कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। नहीं, एक मूड होता है ना, क्लास जब स्टार्ट करने का एक मूड होता है, उसमें ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है कोई भी फैकल्टी। अब वेट करें हम इसलिए खराब लगता है। अब इतना क्षमता भी होना चाहिए कि लगातार बैठ सकें आप ही। घर में पढ़ाई की हो कुछ जो पढ़ाए हैं? क्यों? क्या चीज? तबीयत ठीक नहीं पड़ा? वो जो मैंने बिहार स्पेशल पढ़ाया है, कुछ आप लोग पढ़े हैं पीछे से? बताइए, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे बिहार में? उनके बाद कौन? उनके मृत्यु के बाद, उनके डेथ के बाद, हु वाज द लीडर हु लीड बहावी मूवमेंट इन बिहार? मैंने उस दिन काफी जोर देके आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम बताएंगे नहीं आंसर, आप जाके देखिएगा। विलायत अली नायत अली के बाद कौन नेता था बिहार का? तबीयत ठीक हो गया? तबीयत ठीक ही नहीं हुआ, पहले भी नहीं ठीक था, अभी आगे भी नहीं ठीक होगा। हमारा काम मतलब है पढ़ने से। जाके आज पढ़ोगी ना, कम से कम नहीं लिखी हो तो ले लो दूसरे से कॉपी, उसका जेरोक्स करा लो या फिर फोटो खींच लो उसका। बताइए को बिहार में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? कैसे आप बोल दिए कि पढ़े थे हम? पढ़ते तो याद नहीं रहता। बिहार में उर्दू का पहला अखबार, हिंदी का पहला अखबार। बताइए, बेसिक क्वेश्चन क्या था? दोनों गलत है। बेसिक क्वेश्चंस नहीं याद है और बीपीएससी देंगे, आप कहेंगे कि कट ऑफ ऊपर है नीचे है, और फैकल्टी को भी मन नहीं लगता है जब देखा जाता है कि नॉन सीरियस स्टूडेंट है, पढ़ाने का मन नहीं करता है। जाके आज दिन में पढ़ना, ठीक ना, कॉपी लेके, मतलब उसका फोटो खींच के, ठीक है। बीपीएससी देना है इस बार? नहीं देना है? कब देना है? हैं? हाँ। तो उससे मतलब नहीं है इस ईयर देना हो या नेक्स्ट ईयर देना, क्वेश्चन तो ही इंपॉर्टेंस रखता है ना, या अभी दो चाहे बाद में दो। बताइए, कल संडे था, संडे आप लोग एंजॉय किए, पढ़ाई नहीं किए, इसका मतलब यही बता रहा है। रोज आप एंजॉय ही करते हैं, बेसिक सवाल आपको नहीं पता है। बताइए, वो दो चाय पीने गई हैं, कहाँ गई? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गांधी। गांधी
कितना टाइम लगा चाय पी के आने में आप लोग को? हम देखे भाई, हमेशा थोड़ी कि पहली बार आए हैं। गांधी जो है ना, कहने में बहुत आसान है। गांधी जी के बारे में पूछा जाएगा कोई भी सवाल मेंस में, कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा, नहीं लिख पाएंगे आप। वो 4 लाइन लिखने से कोई फायदा नहीं है। गांधी अहिंसावादी थे, गांधी ने सत्याग्रह किया, चंपारण में गया, ये उनके एक एक थॉट को मैंने बोर्ड पर लिखा है, इसलिए कि एक एक चीज को उनको समझिए, गांधी के बारे में जानिए और तब कुछ बात बोलिए, ठीक है। मैंने उस दिन मजाक मजाक में कह दिया था कि गांधी के बारे में सब कोई जानता है, कोई कुछ नहीं जानता है गांधी के बारे में, ठीक है। केवल नाम जानता है और कहाँ जन्म हुआ था उससे मतलब नहीं है, क्या क्या किए थे यही जानता है। गांधी के विचार कैसे थे तो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको ध्यान से सुनिएगा। और ऐसा फिर आपको कहीं मिलेगा नहीं, किताब में इस तरह नहीं मिलेगा गांधी के बारे में, ठीक ना, तोड़ तोड़ के मिला है। किताब से ही तो हम ही पढ़े हैं, किताब से बाहर थोड़ी पढ़े हैं हम। कहने का मतलब बिखरा हुआ है, आप उसको पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। और इसीलिए मैंने शीर्षक वाइज कैटेगरी कर दिया है। देखिए कैसे गांधी को लिखना है, कैसे गांधी को समझना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि गांधी पे कुछ इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था। गांधी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम स्कॉलर्स एंड आल्सो फ्रॉम सम लिटरेरी सोर्सेज। गांधी जो थे कुछ विद्वानों से प्रभावित थे और कुछ साहित्यिक स्रोतों से भी प्रभावित थे। तो गांधी पे प्रभाव जानना है कि सबसे पहले आप जानिए कि गांधी जी वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्स्ट ऑफ भगवत गीता। गांधी जी भगवत गीता का जो टेक्स्ट था, भगवत गीता जो ग्रंथ है भारत की, उससे बहुत अधिक प्रभावित थे। गांधी जी इसी भगवत गीता के निष्काम कर्म से गाइड होते थे। निष्काम कर्म का मतलब क्या होता है? रिजल्ट की चिंता नहीं रखिए और आप अपना कर्तव्य का पालन करते रहिए, ठीक है। इसीलिए निष्काम कर्म के तौर पे भगवत गीता से प्रभावित थे। दूसरी बात कि गांधी जी पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पूरा प्रभाव था और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा की नीति गांधी ने इन्हीं 2 संप्रदायों से अंगीकार किया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त गांधी पे कुछ विद्वानों का भी बहुत अधिक प्रभाव था। उनके अफ्रीकी प्रवास के दौरान कई बार वो जेल में भी थे, उस दौरान उन्होंने किसी विद्वान के ग्रंथों का अध्ययन किया था और काफी वो प्रभावित हुए थे। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अनटू द लास्ट एक पुस्तक है, जॉन रस्किन की पुस्तक, उससे गांधी बहुत प्रभावित थे, ठीक। डेविड थॉरो की पुस्तक है ऑन सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने ही इस शब्द का प्रयोग किया, पहले भी थॉरो ने ऑन सिविल डिसओबीडियंस नामक पुस्तक लिखी है, जिसको गांधी जी ने अफ्रीकी जेल प्रवास के दौरान पढ़ा था। तीसरी एक पुस्तक है टॉलस्टॉय की, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन अस, यानी ईश्वर का साम्राज्य हमारे भीतर। इससे भी गांधी जी प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त गांधी जी को माना जाता है कि भारत में एक शास्त्रीय राजनीतिज्ञ थे, मतलब एक क्लासिकल पॉलिटिशियन माना जाता है। और गांधी को पॉलिटिशियन कहना, राजनीतिज्ञ कहना, गांधी का अपमान हुआ, ठीक है। गांधी इज एक्चुअली ए सेंट। गांधी मूलतः क्या थे? एक संत थे। और गांधी को ही इस बात का श्रेय है कि उन्होंने राजनीति में धर्म और नैतिकता को लाया। राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता को गांधी ने ही बनाया था भारत में। लेकिन आज इन दोनों का डिक्लाइन हो गया है इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में। और इसीलिए गांधी को एक क्लासिकल राष्ट्रवादी व्यक्ति के तौर पे स्वीकारा जाता है, एक शास्त्रीय राष्ट्रवादी व्यक्ति के तौर पे गांधी को स्वीकारा जाता है। गांधी का अपना खुद का व्यू था, दार्शनिक मत था, और उसको जानना जरूरी है कि गांधी का दार्शनिक मत क्या था। गांधी ने 3 मुद्दों पर बात की है, पहला ईश्वर, दूसरा आत्मा और तीसरा कर्म। ईश्वर में दृढ़ आस्था गांधी की थी और उनका यह भी कहना था कि कोई भी सत्याग्रही बिना ईश्वर में दृढ़ आस्था के सत्याग्रही नहीं हो सकता है। यानी सत्याग्रह करने वाला ईश्वर में दृढ़ आस्था रखता है, और ईश्वर में यह दृढ़ आस्था
व्यक्ति को निरंतर सत्याग्रह करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहता है और व्यक्ति समझता है कि मैं एक सही काम के लिए यह सत्याग्रह कर रहा हूं और यह सही काम ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा है कि मैं यह काम करता रहूं, मैं ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए सत्याग्रह कर रहा हूं और इसके कारण उस व्यक्ति में आत्मबल होता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर में दृढ़ आस्था रखता है और उसको इस बात का एहसास होता है कि ईश्वर हमारी गतिविधि को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। यानी ईश्वर में दृढ़ आस्तिकता और दृढ़ विश्वास गांधी के दार्शनिक मत का पहला बिंदु है, पहला बात। ठीक है। दूसरा, ईश्वर के बाद गांधी ने आत्मा को भी व्याख्यायित किया है, डिस्क्राइब किया और कहा है कि हर जीवित इकाई में, लिविंग यूनिट में आत्मा की मौजूदगी है, आत्मा की उपस्थिति है। और चूंकि हर जीवित व्यक्ति में आत्मा की उपस्थिति है, इसलिए हर व्यक्ति जो है एक समान हैसियत रखता है, एक समान दर्जा रखता है। और जब एक समान हैसियत रखता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे ये हूं, जो हमारी हैसियत इक्वल स्टेटस है हमारा, तो हम सबों के बीच प्रेम, कल्याण और नैतिकता होनी चाहिए। यानी हम सबका हैसियत जो है बराबर है। साथ साथ गांधी ने यह भी कहा है कि आत्मा में, आत्मा किसी व्यक्ति की आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है, यानी ईश्वर की चिंगारी कहा है, यानी ईश्वर की चिंगारी है किसी व्यक्ति की आत्मा। और जब सारे व्यक्तियों में आत्मा है और यह आत्मा ईश्वर का अंश है, तो हमारे सभी व्यक्तियों में प्रेम, स्नेह, उदारता होनी चाहिए और ऊंचे नीचे का भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग बराबर हैं। गांधी ने तीसरी व्याख्या कर्म की है। पहले मैंने बताया कि गांधी गीता के, भगवत गीता के निष्काम कर्म में विश्वास करते थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने कर्म को व्याख्यायित किया है और कहा है कि कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है जिंदगी में। हम लोग जैसे समझते हैं ना, कई बार लोग बोलते हैं कि ये डेस्टिनी है, पान का दुकान खोलना है वो डेस्टिनी है, कहते भी है ना। ड्राइवर बनना है डेस्टिनी है, आईएएस बनना है डेस्टिनी है, पीएम बनना है डेस्टिनी है। गांधी ने कहा कि नहीं, कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है, अपनी प्रगति को सुनिश्चित कर सकता है, तो अपने विकास को स्थापित कर सकता है। यानी कुछ प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, कोई पूर्व निर्धारित नहीं होता है, बल्कि आदमी कर्म करके अपने स्थिति को, हैसियत को बदल सकता है। ये तीनों बात गांधी का दार्शनिक पक्ष है। पहला ईश्वर संबंधी बात, दूसरा आत्मा संबंधी बात और तीसरा कर्म संबंधी बात। इस बात को लिखिएगा तभी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट गांधी ने क्या कहा है कि एक एक चीज हम आपको समझा दे रहे हैं, यहां तक समझ गए ना। तीसरा मुद्दा है साधन और साध्य। साध्य होता है रिजल्ट और साधन क्या होता है? मीडियम, किस माध्यम से आप रिजल्ट को हासिल करते हैं। उस समय के पहले मार्क्सवादी, साम्यवादी, फासीवादी विचारधाराएं विश्व इतिहास में पढ़ना है। उन विचारकों का मानना था कि साधन आपके चाहे जैसी भी हो, यदि आपने रिजल्ट को अचीव कर लिया तो उस बात का कोई वैल्यू नहीं है कि आपने कैसे साधनों का प्रयोग किया। वो कहते थे कि येन केन प्राकरेण, हमें साध्य को प्राप्त कर लेना है, चाहे हम जैसे भी प्राप्त करें। ठीक है, किसी को गला दबा के, किसी को मार के, लेकिन हम अचीव। खासकर एग्जाम्पल, आप साम्य मार्क्सवादियों का कहना था कि पूंजीपतियों के विरुद्ध मजदूरों और किसानों का एक लंबा संघर्ष, जिहाद हो, और यहां तक कि वो हिंसक क्रांति के द्वारा अपनी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते। गांधी ने इन सब से अलग हटकर एक नया विचार दिया और कहा कि जिस तरह साध्य की पवित्रता इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार साधन की भी पवित्रता महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि गांधी ने कहा है कि बुरे साधनों का प्रयोग करने से व्यक्ति विध्वंसकारी क्षेत्र की ओर जाता है, और अच्छे साधनों का प्रयोग करेगा व्यक्ति किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए, तो एकीकरण की शक्ति उसके अंदर मजबूत होती है। यानी फिर से समझिए, इसको समझ नहीं पा रहे आप। गांधी ने कहा जिस प्रकार रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, साध्य इंपॉर्टेंट है,
उसी प्रकार साधन भी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार अगर साध्य पवित्र है, आपका रिजल्ट आपको आईएएस बनना है, ठीक है, बीपीएससी में एसडीएम बनना है, मान लिया आपके ये साध्य जो है पवित्र है, उद्देश्य आपका पवित्र है, लेकिन आप पैसा देके गलत ढंग से बन रहे हैं तो आपकी उपलब्धि को उपलब्धि नहीं माना जाएगा। गांधी का कहना है कि जिस प्रकार साध्य की पवित्रता जरूरी है, उसी प्रकार साधन की भी पवित्रता जरूरी है। ये क्रांतिकारी सोच था गांधी का। गांधी इसमें मौलिक सोच रखते थे। उनका कहना था कि गलत साधन का प्रयोग करके साध्य की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। और इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हैं, इसका मतलब कि आप नैतिक विहीन आदमी हैं, आपके अंदर मोरालिटी नहीं है, आप एक तरह से अहिंसक हुए, क्योंकि आपके साधन जो है वो वैध नहीं है, वो हिंसक है आपके साधन, और आपने जो भी उपलब्धि हासिल की उसको उपलब्धि नहीं माना जाएगा। अगला ये 4 सत्याग्रह। सत्याग्रह को बहुत सामान्य भाषा में लोग बोल देते हैं, ऐसे है वैसे सत्याग्रह। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सत्य के लिए आग्रह, यानी जो ट्रुथ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, सत्य के लिए आग्रह कर रहा है और विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती से आग्रह कर, उसी को कहते हैं सत्याग्रह। और इसकी बहुत विशद व्याख्या गांधी ने की है। क्या कहा है गांधी ने कि सत्याग्रह वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ईश्वरीय दृढ़ आस्था हो। जिसको ईश्वर में आस्था नहीं है वह सत्याग्रह नहीं कर सकता है। और दूसरी बात इसमें गांधी ने क्या कहा है कि सत्याग्रही व्यक्ति मानवतावादी होता है, वह पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। ठीक है, इसका मतलब समझे। मान लीजिए कोई आपके साथ बुराई कर रहा है तो उसके बुराई वाले कृत्य से घृणा कीजिए, उस व्यक्ति से मत घृणा कीजिए। अब क्यों किया है इसका उसका दोष है, पाप से घृणा कीजिए, पापी से नहीं, गांधी का इसमें कहना था। सत्याग्रही जो है खुद को पीड़ा पहुंचाता है, उसका इतना निर्मल मन होता है कि आपको हित नहीं पहुंचाना चाहता है, वह खुद अपनी पीड़ा सह लेगा। ठीक है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, जगह रहते हुए भी कोई आदमी आपको बैठने नहीं दे रहा है, आपने आग्रह किया, तो आप क्या करेंगे, आप झगड़ा नहीं करेंगे, आप बल्कि खुद को पीड़ा खड़ा होकर ही चले जाइए। इसका मतलब कि आप एक सत्याग्रही हैं, आप में ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था है और आप विचारों से उसको बदलने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हिंसक साधन का प्रयोग नहीं कर रहे, उसको उठा नहीं रहे जबरदस्ती। सत्याग्रही खुद को पीड़ा देता है, बल्कि बुराई करने वालों को पीड़ा नहीं दे सकता है। और सत्याग्रही जो है वो धर्म निरपेक्ष होता है, किसी खास धर्म में उसकी आस्था नहीं होती है, वो सबको मानव मानता है। पहले ही बताया कि सत्याग्रही मानवतावादी होता है, इसलिए चाहे हिंदू धर्म का व्यक्ति हो, मुसलमान धर्म का व्यक्ति हो या सिख ईसाई हो, सबको वो एक समान मानता है और किसी के प्रति कोई बुरा या गलत नियत नहीं रखता है। ठीक है, कोई निष्ठा नहीं रखता है। और सत्याग्रह के कई रूप हैं, उसमें गांधी ने कहा है, जैसे पहला असहयोग, दूसरा सविनय अवज्ञा, तीसरा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग, ये पहली शुरुआत कहाँ हुई थी इसकी, प्रीलिम्स का सवाल है। तो जान लीजिए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत अहमदाबाद और खेड़ा में गांधी ने किया था सीमित तौर पे, और राष्ट्रीय स्तर पर, व्यापक स्तर पर 1920-21 में आंदोलन के तौर पे भारत में शुरू हुआ। उसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभिक शुरुआत, सबसे पहली शुरुआत चंपारण में हुई थी, लेकिन राष्ट्रव्यापी प्रयोग इसका 1930 में हुआ। ठीक है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू। और व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 के 41 के करीब गांधी के अनुयायियों ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। गांधी ने और भी कई उपाय बताए। हड़ताल, हिजरत। हड़ताल होता है जब किसी मांग के पक्ष में व्यक्ति काम को बंद कर दे, वो भी एक तरह से असहयोग का ही प्रकार है। दूसरा एक हिजरत, हिजरत शब्द आया है पैगंबर मोहम्मद के कारण, क्योंकि उन्होंने मक्का से मदीना चले गए थे, हिजरत की, यानी कि हट चले गए थे, जो जिस जगह पे रहते थे उसको छोड़ के दूसरे जगह पर चले जाना हिजरत कहलाता है। तो गांधी ने यह भी कहा
कि हिजरत भी एक साधन है कि व्यक्ति जहाँ पे रह रहा है उसको वहां पे कष्ट है, दिक्कत है, तो उस स्थान को छोड़कर वो कहीं अन्य जगह पर प्रवास कर जाए। ठीक है। सत्याग्रह का और क्या बात हुआ, आप अपने से भी पूछिए कुछ सवाल। सत्याग्रह में क्या होता है? और सत्याग्रह में एक बात का हमेशा ख्याल रखा जाता है कि सत्याग्रह में अहिंसा, प्रेम और नैतिकता का तत्व होता है। उसमें हिंसा का जरा भी, लेश मात्र भी अंश नहीं होता है, और प्रेम, सहानुभूति उसमें प्रबल होता है, और उसके आधार पर ही सत्याग्रह किया जाता है। ये तात्पर्य नहीं है कि सत्याग्रह करने वाला विरोधी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाए, नहीं। और यहां पे गांधी ने सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा की व्याख्या दो रूपों में की है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ठीक है। नकारात्मक ढंग का मतलब होता है अहिंसा का क्या मतलब हुआ? मन, वचन और कर्म तीनों से अहिंसक होना। मन, वचन, कर्म का मतलब समझे कैसा है? कैसे बताइए सर? आप लोग हिला दे रहे हैं, लेकिन बता दीजिए हमको कैसा है। किसी को हाथ से आप पीट रहे हैं या गोली मार रहे हैं, वो कर्म हुआ। मन से उसके बारे में, उसके अहित की सोच रहे हैं, तो वो मन से हो गया। वचन से उसको गाली दे रहे हैं आप या बुरा भावना बोल रहे हैं, तो वो वचन। तो ये नकारात्मक सेंस हुआ। और सकारात्मक सेंस क्या हुआ हिंसा का? यदि आपका कोई दुश्मन है, विरोधी है, उसको यदि राहत आप पहुंचा रहे हैं, उसको कष्ट नहीं हो रहा है, ये अहिंसा का सकारात्मक पक्ष। ये अहिंसा का व्यापकता गांधी ने प्रस्तुत की। लेकिन आमतौर से लोग क्या सोचेंगे कि दुश्मन का हित हो जाएगा, क्योंकि वो हमको तंग करता है, वो हमको मारता है। लेकिन गांधी ने नहीं, इसको सकारात्मक ढंग से हिंसा को लिया कि विरोधी को पीड़ा नहीं पहुंचाने, बल्कि विरोधी को पीड़ा से राहत देना। कितना व्यापक गांधी जी सोचते थे। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? दूसरी बात, गांधी जी ने राजनीतिक बात पर भी विचार व्यक्त किया है। गांधी जी ने जो राजनीतिक विचार दिया है उसको राम राज्य की संकल्पना या आदर्श राज्य की संकल्पना कहा जाता है, जिसमें गांधी ने कहा है कि राज्य की भूमिका सीमित हो, यानी अच्छा शासन, उन्होंने वैसे शासन को माना है जो कम से कम लोगों पर शासन करे और लोग स्वयं प्रेम, सहानुभूति, उदारता से एक दूसरे से संबंधित हो और राज्य की जरूरत ही न पड़े। राज्य रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहे, लेकिन कम से कम शासन राज्य करे और जहां पे बल प्रयोग न करना पड़े, राज्य को कोई तरह का बल प्रयोग जनता पर न करना पड़े, यानी राम राज्य की संकल्पना। और अभी हमारा जो राज्य है ये पुलिस राज्य है, जिस पे डिक्टेटरशिप पे आधारित राज्य है। ठीक है। लेकिन गांधी की संकल्पना थी कि एक ऐसा राज्य हो जो सीमित हो और लोग अहिंसक, नैतिक और बिल्कुल उदार हो, जिसमें शासन को कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ठीक है। ये राम राज्य की संकल्पना में गांधी ने पंचायती राज की अवधारणा को भी लाया है, जिसको गांधी ने ग्रामीण गणतंत्र कहा है कि ग्राम पंचायतों को सशक्त किया जाए, ग्राम पंचायतों को मजबूत बना जाए और स्थानीय लोग जो हैं गांव में, वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद की पहल से करें। ये ग्रामीण गणतंत्र गांधी का संकल्पना है। और गांधी ने राज्य के विषय में कहा है कि राज्य की भूमिका सीमित हो, कम से कम राज्य शासन करे, वैसा ही राज्य होगा। ये राम राज्य की संकल्पना है। दूसरा, गांधी ने एक विचार दिया है जो कि आर्थिक विचारधारा कहा जाता है। गांधी ने मार्क्सवादी या साम्यवादियों की तरह पूंजी को बेकार माना है उन्होंने कि पूंजी क्या करता है, जिसके पास पूंजी का संकेंद्रण हो जाता है वह समाज में असमानता पैदा होता है। कुछ लोगों के पास धन का संकेंद्रण हो जाए और बाकी लोग पटेहाल जिंदगी जिए, तो क्या होगा? इससे उस वर्ग में तनाव होगा और ये सामाजिक जीवन जो है तनावग्रस्त हो जाएगा। तो लेकिन साम्यवादियों के विपरीत, उनके अगेंस्ट, गांधी ने पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा है कि पूंजीपति और श्रमिक दोनों का सह अस्तित्व हो, को एग्जिस्टेंस हो, और
पूंजी को समाप्त, अतिरिक्त जो पूंजी है, सरप्लस कैपिटल जो है, उसको समाप्त किया जाए, पूंजीपति को नहीं समाप्त किया जाए, क्योंकि गांधी का फंडा हमेशा से रहा है बुराई को खत्म करना है, बुरा व्यक्ति को नहीं करना है। गांधी ने कहा कि पूंजीपतियों को अपना जो अतिरिक्त धन है, जितना उनको आवश्यकता है उतना लेके, जो अतिरिक्त धन उनके पास है वो एक ट्रस्ट में दान कर दें, और ट्रस्ट का काम जन कल्याण की भलाई और जो जन कल्याण संबंधी कार्यक्रम होंगे उसका खर्चा वही ट्रस्ट देगा, और श्रमिक अपनी आवश्यकता वाली जितनी भी आवश्यकता की जरूरत है उतना पैसा ले लें, और पूंजीपति भी अपनी आवश्यकता भर पैसा ले लें, और बाकी धन जो है ट्रस्ट में डाल दिया जाए। गांधी जी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा इसको कहा जाता है। प्रीलिम्स का भी ये सवाल है कि ट्रस्टीशिप का मतलब क्या था। कभी भी गांधी ने न्यासधारिता, हिंदी में कहा जाता है इसको, ट्रस्टीशिप को न्यासधारिता। बोलिए। नहीं, मजदूर भी रहेंगे और पूंजीपति भी रहेंगे। मजदूर भी अपनी आवश्यकता और वेतन लेगा, और पूंजीपति जो मुनाफा है उसमें से अपने काम भर पैसा रख लेंगे, ठीक है ना, जितना उनका आवश्यकता होगा, और जो अतिरिक्त धन होगा उसको वो दान कर देंगे, जिसमें ट्रस्ट बनेगा। वो ट्रस्ट जन कल्याण संबंधी कार्य करेगा उस पैसे से। समझ में आई बात? मजदूरों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, मजदूर तो की अपनी आवश्यकता ही भर ले रहे हैं। बचेगा तब ना सौंपेंगे। जैसे जन कल्याण संबंधी कार्य मेन उद्देश्य था कि समाज में जन हित वाले कार्य किए जाएं उसी ट्रस्ट के पैसे से, ठीक है। जब बहुत सारा काम है समाज का, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, इन कामों में उस पैसे का उपयोग किया जाए, ये गांधी जी ने कहा था। अगले पीढ़ी की बात नहीं की था गांधी जी, ठीक है। और कहा था कि पूंजीपति वर्ग का विरोध नहीं किया जाए, केवल अतिरिक्त पूंजी का विरोध किया जाए, क्योंकि गांधी हमेशा से कहे हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये बात बोलिए। क्या वो इकोनॉमिक का टर्म्स नहीं हम बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ भाई, तो पूंजीपति को उत्तरदायी माना गया। जैसे अभी वक्फ बोर्ड है, वो भी एक ट्रस्टी है। वक्फ जो है मुसलमानों का, वो भी एक ट्रस्टी है। एक नाम होता है बिहार में, गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, बिहार में है कि नहीं, वो भी एक ट्रस्टी है। उसमें पूंजीपति से मतलब नहीं है। गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बना दिया गया है, कोई भी उसमें दान कर सकता है। वक्फ में भी गांधी जी की बात से मतलब नहीं है। हम उद्योग की बात करें, गांधी ने उद्योगों की बात की। पहले तो कि गांधी जी उद्योगों के विरोधी थे, बड़े औद्योगिकरण के खिलाफ थे, और इसका मतलब ये नहीं कि यंत्रीकरण के विरोधी थे, ऐसा नहीं था। वो चाहते थे कि मशीन लगाया जाए, लेकिन वैसे उद्योगों के खिलाफ थे जो बेरोजगारी को उत्पन्न करते। क्योंकि गांधी जी का कहना था कि भारत जो है एक व्यापक जनसंख्या वाला देश है, और इस जनसंख्या को उस कार्य से वंचित नहीं किया जाए जो स्वरोजगार वो करता है। और बड़े बड़े कारखाने बनाने से सबका मशीनीकरण हो जाएगा, और जो लोग वहां रोजगार करते रहेंगे उनकी छटनी हो जाएगी। इसका उन्होंने विरोध किया था। कि ऐसा उद्योग, यंत्रीकरण के विरोधी नहीं थे वो, ऐसा नहीं करते थे कि मशीन की स्थापना नहीं हो। ऐसे उद्योग के वो खिलाफ थे जो लोगों में बेरोजगारी बढ़ा देता है। मान लीजिए कि ऐसा मशीन आ जाए कि 10 लोगों के बदले अकेले काम कर दे, तो 10 लोग तो हट गए, इसका वो खिलाफ
खिलाफत करते थे, और साथ साथ वो कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने की बात करते थे। गांधी कभी भी औद्योगिकरण के खिलाफ नहीं थे, वैसे उद्योगों के खिलाफ थे जिसमें मशीनों की स्थापना से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हो जाता था रोजगार से, उसके खिलाफ। और ट्रस्टीशिप की अवधारणा गांधी ने मिल मालिकों के संबंध में बनाई है, और इस दृष्टि से वो मार्क्सवादियों के समान है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पूंजीपतियों के पास अधिक धन का संकेंद्रण नहीं हो। उनका कहना था कि अधिक धन का संकेंद्रण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मोर एंड मोर वेल्थ क्रिएट ए सोशल टेंशन, एक सामाजिक तनाव को जन्म देता है, अधिक से अधिक धन का संग्रह। ये गांधी जी का विचार, ये गांधी के आर्थिक विचार कहे जाते हैं। और उनका कहना यह भी था कि समाज में आर्थिक विकास में सब वर्गों की भागीदारी हो, ये नहीं कि किसी खास वर्ग की ही भागीदारी हो। अब आइए गांधी के शिक्षा संबंधी विचारधारा। गांधी जो वर्तमान स्कूली व्यवस्था है उसके खिलाफ थे, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर खिलाफ थे, कह रहे थे कि ऐसे शिक्षा की व्यवस्था से छात्रों को भारतीय साहित्य, संस्कृति और परंपरा का ज्ञान नहीं होता है। दूसरी बात, गांधी जी ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाए, कैपेबल बनाए, योग्य बनाए, ताकि वो अपना खर्चा खुद निकाल सके। गांधी की इस योजना को कहा जाता है बुनियादी योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, और ये वर्धा योजना भी कही जाती है। बेसिक स्कूल्स आपने देखे होंगे, हर जगह है बहुत, लेकिन कम है, ऐसे जैसे नहीं है, ठीक है ना, तो बुनियादी विद्यालय कहा जाता है। ये गांधी का ही कॉन्सेप्ट से एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, बिहार में। और इसमें क्या करते थे गांधी की, बच्चों को कताई बुनाई की शिक्षा दी जाए, तो छोटे मोटे मेड़ बना के खेती करने की शिक्षा दी जाए। इसका मतलब क्या करना चाह रहे थे गांधी जी कि प्रारंभ से ही विद्यार्थी जो है स्वावलंबन प्राप्त कर ले, यानी थोड़ा थोड़ा काम करके, जैसे आज नरेंद्र मोदी स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, ये गांधी बहुत पहले बोल चुके हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति को सक्षम, कैपेबल बनाना, ताकि वह खुद से अपने खर्चे को निकाल सके। और ये बच्चे के समय से ही शुरू होता है, जब कताई बुनाई और खेती भी बेसिक स्कूल्स में, बुनियादी विद्यालयों में बच्चों को सिखाया जाता था, ठीक है। गांधी ने कहा है कि अंग्रेजी का मैं विरोधी नहीं हूं, अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन शिक्षा जो है वह व्यक्ति को, बच्चे को स्वदेशी माध्यम में दिया जाए, ताकि वह शिक्षा को समझ सके, ग्रहण कर सके। और इसके लिए गांधी जी ने 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की बात की कि विदाउट पैसा, मतलब फ्री एजुकेशन प्रदान की जाए 7 वर्ष से लेके 14 वर्ष के छात्र छात्राओं को। 7 वर्ष, 6 वर्ष, अच्छा 6 वर्ष, ठीक, 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। बाद में हम देखेंगे सरकार ने भी इस तरह का कॉन्सेप्ट, उसका नाम क्या है, सार्वभौमिक सर्व शिक्षा अभियान है सर, उसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। फिर शिक्षा को किस संवैधानिक अनुच्छेद में शामिल किया गया है, 21 में शामिल किया गया है, जिसमें शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट माना गया है और अभिभावक को उत्तरदायी माना गया है। 21 ए है, और क्या लिखे हैं इधर शिक्षा के बाद, हाँ वही बुनाई, कताई, और क्या लिखे हैं उसके बाद, शिक्षा के बाद क्या लिखे हैं, हाँ, गांधी ने कहा है कि जब तक हिंदू धर्म से अस्पृश्यता का अंत नहीं किया जाएगा तब तक इसका विकास नहीं हो सकता है, और जिस दिन अस्पृश्यता हिंदू धर्म से समाप्त हो जाएगी तो हिंदू धर्म पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे,
जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजन्य और वैश्य है ना, राजन्य मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय या राजन्य, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो वर्णाश्रम इसके समर्थक थे, वो इस व्यवस्था को सही मानते थे, लेकिन कहते थे कि इस व्यवस्था को जिस रूप में लाया गया था उसी रूप में स्वीकारा जाए, लेकिन वैसा नहीं, हाँ, लेकिन वैसा नहीं स्वीकारा जा रहा है। और आज ऊंच नीच का भावना हिंदू समाज में व्याप्त हो गया है, जो कि निंदनीय है, गलत है। और इसी कारण हिंदू धर्म में अस्पृश्यता का उदय हो गया है, और जिस दिन अस्पृश्यता को समाप्त किया जाएगा हिंदू धर्म से, उसी दिन हिंदू धर्म विश्व को नेतृत्व प्रदान करेगा, विश्व को लेके आगे बढ़ेगा हिंदू धर्म। गांधी ने कहा कि 1934 का जो अर्थक्वेक, भूकंप आया था, वो सवर्णों के पाप का परिणाम है। तो फॉरवर्ड क्लास है, उन्होंने पाप किया है ऐसे वर्गों के प्रति जो कि तथाकथित नीची कही जाने वाली जातियां हैं, उनके प्रति सवर्णों ने जो पाप किया है, उसी का नतीजा 1934 में भूकंप आया। गांधी ने कहा है कि हरिजन, पहले हरिजनों को हरिजन नाम नहीं था, काली पराज और उजली पराज कहा जाता था, नाम था ब्लैक, रानी पराज और काली पराज कहा जाता, उजली पराज नहीं, रानी पराज और काली। जंगल एरिया में, बहुत रिमोट एरिया में रहते थे। गांधी ने इन दोनों नामों के बदले पहली बार हरिजन कहा, यानी हरि मतलब क्या होता है, ईश्वर के जन है, ये हरिजन कहलाने लगे। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की उन्होंने, हरिजन पत्रिका भी, इनका मैगजीन भी पब्लिश होने लगा, और हरिजन उत्थान के लिए गांधी ने बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है ना। दूसरी बात कि गांधी का ये सांप्रदायिकता पर भी विचार था। कहते थे कि जिस प्रकार हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बाकी इस्लाम धर्म है, लेकिन सारे धर्म अच्छे हैं और सबका एक ही मूल उद्देश्य है, ईश्वरीय ईश्वरीय प्राप्ति, ईश्वर को प्राप्त कर लेना सभी धर्मों में का मूल उद्देश्य, और कोई धर्म में डिफरेंसेस नहीं है, सब धर्म एक है। और भारत तभी आजाद होगा जब ये सारे धर्मों में एकता स्थापित हो जाएगी, यानी कोई एक दूसरे का विरोध नहीं करेगा, कोई तरह का कोई तकरार नहीं करेगा। जिस दिन ऐसा हो गया तो भारत तुरंत अंग्रेजों से आजाद हो जाएगा। गांधी का सांप्रदायिकता संबंधी यही विचार था, कहीं से भी गांधी ने सांप्रदायिक रुख नहीं दर्शाया है, और सभी को एक समान मानवता के आधार पर एक ही समझते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो। और क्या लिखे हैं, यहां तक कुछ पूछिए तो फिर हम आपको अगला प्रासंगिकता, रेलेवेंस ऑफ गांधी इन नाउएडेज, आज के दिनों में गांधी की प्रासंगिकता पर बात करेंगे। कुछ पूछना है गांधी के बारे में, समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो कॉपी में लिखते समय बहुत दिक्कत होगा आपको। जो गांधी जी के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा हो तो। या हम जो बता दिए हो आपको समझ में नहीं आया हो, हमको लग रहा है कि आप समझ गए। साधन, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं, हम बहुत सारे लोग अभी बिहार में भी मैंने देखा है, ट्रेन देखते हैं, छोटे मोटे जॉब्स जो हैं, जैसे कि रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, सब जो छोटे जो लोग तैयारी करते हैं, बगैर पढ़े भी गलत साधनों का प्रयोग करके उस जॉब को हासिल कर ले रहे हैं, पैसे से या जैसे भी। लेकिन समाज उनको उतनी ही इज्जत देता है। समाज क्या समझता है उनको कि भाई इसने इस पद को प्राप्त किया, लेकिन वो कैसे प्राप्त किया इस पर कोई नहीं विचार करता, क्योंकि समाज भी गांधी जी के ठीक उल्टा सोचता है। आप एनी हाउ बन जाएंगे, ये देखता है समाज, ये नहीं कि आप क्या किए थे, आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। आप एस्टेब्लिश हो गए, समाज आपके पीछे दौड़ने लगेगा।
आज तक आपको कोई नहीं पहचानता है। कल अगर आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा तो तरह तरह का फोन आने लगेगा और कई लोग आपसे संपर्क स्थापित करने लगेंगे। नहीं सिलेक्ट होइएगा तो आपसे संपर्क स्थापित करना भी लोग नहीं चाहेंगे। इसका मतलब क्या होता है? गलत साधनों का प्रयोग करके किसी लक्ष्य की प्राप्ति को कहा जाता है साधन। साधन मतलब माध्यम। क्या आपने कोशिश किया, आपका साधन कैसा था, गलत था कि ठीक था, आपने एकदम 12 घंटा या 8 घंटा पढ़ के प्राप्त किया है अपने लक्ष्य को, कहा जाएगा कि आपका साधन भी पवित्र है और साध्य भी पवित्र है। साध्य मतलब लक्ष्य। लक्ष्य को पाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसको साधन कहा जाता है, मीडियम कहा जाता है, माध्यम। ठीक ना? ये नहीं कि गलत साधन का प्रयोग करके और एसडीएम बन गया। किस टाइम होता था गलत? गांधी जी से पहले से गलत होता था। कुछ लोग कहते थे, एग्जाम का मत लाइए एग्जाम्पल, हम आपको समझाने के लिए बोले। गांधी जी के पहले ही साम्यवादियों ने, मार्क्सवादियों ने बोला है कि नहीं, समाज का विकास तभी होगा जब पूंजीपति जो वर्ग है उसको जाके हिंसा का प्रयोग करके समाप्त कर दिया जाए, यानी उसको मार दिया जाए। ये क्या हो गया? ये जब वो मर जाएगा तो हमारी व्यवस्था यानी कि साम्यवादी व्यवस्था वहां स्थापित हो जाएगी। राजा को मार दो गलत तरीके से और वहां पे अपनी व्यवस्था, हुकूमत, साम्यवादी हुकूमत स्थापित कर लीजिए। ठीक है? इसी के विरोध में गांधी जी ने कहा है कि जिस प्रकार साध्य पवित्र होना चाहिए उतना ही आवश्यक है कि आपका साधन भी पवित्र होना चाहिए। तुमने मेरी बात, साध्य साधन। और कुछ पूछना किसी को पूछिए। बोलिए बोलिए, पूछिए। कुछ लोग कहते हैं आलोचना की दृष्टि से आज भी कि गांधी जी की प्रासंगिकता, रेलेवेंस ऑफ गांधी अब समाप्त हो गया। अब गांधी जी की बातों का, गांधी जी के विचार दर्शन का कोई वैल्यू अब नहीं रह गया बदलते विश्व में। लेकिन इस बात को सीधे नकार जाना है आपको और कहना है कि नहीं, गांधी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है और जिनकी प्रासंगिकता सर्वकालिक है। आज ही नहीं, मतलब आगे भी गांधी की प्रासंगिकता बनी रहेगी, क्योंकि गांधी ने खुद भी कहा था 1931 के कराची अधिवेशन में कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है? गांधी एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, व्यक्ति नहीं है। करता है कुछ लोग 10%। भारत में ऐसे लोग भी हैं जिनके चलते भारत टिका हुआ है, जो बहुत ऊंचे किस्म के दर्जे के सुसंस्कृत लोग हैं, जो आज भी परंपरागत भारतीय संस्कृति के तत्वों का पालन करते हैं। भले हमसे आपको भेंट, उनसे आपसे हमको उनको भेंट नहीं हो, लेकिन आज भी लोग हैं भारत में जो आज भी कंदराओं में भी तप कर रहे हैं, अभी भी पहाड़ में भी तप कर रहे हैं, दुनिया से अलग हट। हिमालयन एरिया में जाइएगा तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि मिलेंगे आपको, वो ऐसे एकांत जगह में रहते हैं कि आप पता ही नहीं चले। कैलाश पर्वत है, ठीक है, मानसरोवर है ना, कैलाश पर्वत। वो जो है, जो वैसे आदमी चल ही जाता है वहां। जंगल में भी है, भारत में जंगल भी। जैसे एमपी हुआ तो क्या नाम है, रायपुर हुआ, रायपुर बिलासपुर हुआ, उसके आसपास बहुत घना जंगल है। वहां आप जाएंगे तो विचित्र विचित्र चीज आपको अभी भी दिखाई पड़ जाएगी। हाँ, ये बात रियलिटी है, झूठ हम अपने से नहीं बता रहे हैं। हमने हमको आज कुछ ऐसा चीज है जो आपको आश्चर्यजनक हो जाएगा। और अभी आपका उम्र कम है, सबका उम्र कम है। जैसे जैसे थोड़ा बढ़ेगा उम्र, तब आप सारे उन्हीं विचारों को अडॉप्ट कीजिएगा जो गांधी जी ने कहा है। अभी जोशो खरोश ज्यादा होता है, अभी लगता है कि बस ऊपर थोड़ा सा और आकाश से चांद भी तोड़ लेंगे।
कोशिश कर लेते, ऐसा लगता है। लेकिन सोचता है आदमी, जैसे जैसे अब देखेंगे कुछ लोग बाइक कितने स्टाइल से चलाते हैं बाहर रोड पर, हाँ, लहरिया कट जिसको कहा जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में चलाते हैं। जरा सा अगर ये होगा, हाँ हाँ हाँ, सब अपने आप को शाहरुख अक्षय से कम नहीं समझता है। तो कारण क्या है, जैसे उनका एज बढ़ेगा वैसे ही हो जाए। और कुछ ऐसे आश्चर्यजनक चीज आप देखेंगे उन जंगलों में, बिलासपुर एरिया में, जो कि किताबों में लिखा हुआ है, धार्मिक पुस्तकों में, और आप वहाँ चाहेंगे तो देख सकते हैं उतना, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा, होगा नहीं आप लोग से। और बड़ा आध्यात्मिक अलौकिक चीज आप देख सकते हैं। एक आध चीज मैंने देखा है। हाँ, अब कोई खास जगह नहीं है कि इसी जगह पे है ब्लैक मैजिक है। है भी, मैं ही कह रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि होता है, होता है, हाँ, अभी भी होता है। एक खास एरिया है, आसाम के आगे जाएंगे ना आप, तो लोग कामाख्या, हाँ, उसके आगे अगर आप जाएंगे ना, तो कुछ लोग आपको मना कर देंगे आगे जाने से। एकदम हकीकत है ये। बिलासपुर में जंगल है, जो एकदम इलिटरेट ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, कभी कभी बहुत दौड़ के जाते हैं लकड़ी उकड़ी काटने या कुछ घास वास लेने, भाग जाते हैं, और जैसे दौड़ते हुए बोलते हैं कि अश्वत्थामा जा रहा है। सही बात है। उनमें से वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो इलिटरेट होता है। झूठ कौन बोलता है? जो आधा पढ़ा रहता है, थोड़ा सा चालाक रहता है, दुनियादारी, वो ऐसा लौट के आए तो वो हकीकत बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है, देखा भी है कुछ उनमें से। हाँ, है वाकई, हम भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, हमको भी वो आदमी ही बताया है, हम नहीं देखे, लेकिन वो आदमी ही बताया। तो इसको अब क्या कहिएगा, ये विश्वास करने वाली बात है, ठीक है। और मैंने तो एक ऐसे आदमी को भी देखा है जो कि पूजा में बैठा था कम से कम 15 साल से, उठा ही नहीं था वो, लड़का ही था वो, मतलब होगा उसका 30 साल उम्र होगा। ऊपर से उसका पानी गिरता है, धूप लगता है, लेकिन उठता नहीं हो। मैंने देखा था उसको, देख के मैं दंग रह गया, अपनी आंख से देखा। कोई दूसरा बोलता तो टीवी में भी दिखाया था। साइंस माने या ना माने, मतलब हम लोग को मानना पड़ेगा ना। आंख से देख लीजिएगा तो नहीं मानिएगा, बोलते हो आसाम के आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ब्लैक मैजिक आज भी है। हाँ, अब यहाँ लहरिया कट गाड़ी जो चलाते हैं उनको कहिएगा तो चले जाएंगे थोड़ा दूर आगे, बस 2 मिनट में उसका रिजल्ट पता चल जाएगा, क्योंकि इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, अति आत्मविश्वास है। और जैसे 2 मिनट आगे बढ़ेंगे सारा कॉन्फिडेंस समाप्त हो जाएगा, तब तुरंत चिल्ला कर रोने लगेंगे कि बाहर निकालो। क्या बता रहे थे अभी हम आपको, कौन सा? प्रासंगिकता, हाँ। तो गांधी की प्रासंगिकता बिल्कुल अभी भी है। कैसे? जो उन्होंने कुटीर उद्योग की बात की, हाल के दिनों में आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, वर्तमान सरकार, नरेंद्र मोदी से मतलब नहीं है, जो वर्तमान भारत सरकार है, स्किल इंडिया, कौशल उन्नत कार्यक्रम जो शुरू कर रहे हैं, इसकी कल्पना गांधी ने उसी समय कर दी थी कि गांव में छोटे मोटे स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का धंधा होना चाहिए। ये क्या है, उसका थोड़ा बदला हुआ रूप है स्किल इंडिया, ठीक है।
अब चरखा वगैरह नहीं है, उसके बाद हाँ, तो एक तरह से गांधी की प्रासंगिकता आर्थिक दृष्टि से भी है। गांधी ने जो आर्थिक बात कही थी, आज अब क्या स्थिति है भारत में या भारत के विश्व में क्या है कि कुछ लोगों के पास, अपने ही देश के बारे में बात कीजिए ना, 20% के पास पूरा कैपिटल सेंट्रलाइज्ड है और 80% जो हमारा पॉपुलेशन है वो जनरल पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास, मानते हैं ना। 20% आदमी के पास यहाँ पैसा है सीमित, हाँ 10% मान लीजिए, ठीक है, हम थोड़ा बढ़ा के बोल रहे हैं। तो ये चीज गांधी ने उस समय आगाह किया, तो गांधीवादी सिद्धांतों को जो ट्रस्टीशिप है उसको अभी लागू किया जाए, चाहे इन्फोसिस हो चाहे और हो, किसी भी कंपनी में भाग जाए, लेकिन प्रासंगिकता की बात है, हम बताने में क्या लग रहा है ना। विप्रो और इन्फोसिस जो भी हो, एक बात बता रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट का भी जो फैक्ट्रीज हैं, तो गांधी की प्रासंगिकता कभी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि गांधी सर्वकालिक, मतलब हर काल के लिए उपादेय गांधी। गांधी ने जो राज्य की कल्पना की, राम राज्य की बात की, आज देख रहे हैं ना हमारे राज्य में कितना क्राइम वायलेंस होता है, चाहे एमपी की सरकार हो, चाहे बिहार की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे दिल्ली में, दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर कितना क्राइम होता है। इसका मतलब कि लोगों में अवेयरनेस, लोग वैचारिक स्तर पर आइडियोलॉजिकली लोग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लोग हिंसा करते हैं, लोग गांधीवादी सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किए, जिसके कारण इतना क्राइम अपराध बढ़ गया है कि पुलिस राज्य की स्थापना हो गई है भारत में, और सरकार पर, खासकर राज्य पर बहुत अधिक जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। सरकार का प्राइम फंक्शन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास करना है, लेकिन वो काम पर कम ध्यान जा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण करने में पुलिस या प्रशासन ज्यादा बिजी हो गया, देखते हैं ना। इसका मतलब गांधी की बातों का रिलेवेंस आज भी है। एक और चीज आप बता दें, आतंकवाद, टेररिज्म, ठीक है, ये कितना बड़ा समस्या है, ठीक है, नक्सलवाद भी एक समस्या है। गांधी का कहना था कि समाज में यदि असमानता रहेगी, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा भारत सोसाइटी में, वो तनाव पैदा करता है, और तनाव कई रूपों में निकल सकता है, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद। आपको मैं बता दूं कि आतंकवाद आज आपको बहुत बड़ा समस्या लग रहा है, लेकिन ये 1950 के दशक से आतंकवाद के विकसित होने की पृष्ठभूमि कश्मीर या उत्तर पूर्व राज्यों में बन रहा है। कारण क्या है कि उपेक्षा किया गया है क्षेत्रों का, और यदि आपके पास व्यवहारिक स्तर पर बात कीजिए, यदि आपके पास खाने का पैसा नहीं है और हम आपको कहें कि चलो ये काम करो, 10,000 रुपये देंगे, आपके भाई बहन नहीं खा पा रहे हैं, उनको पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप चूंकि संवेदनशील है, भावनात्मक होंगे, आप चले जाएंगे। तो कश्मीर वगैरह की उपेक्षा हुई है, सामाजिक आर्थिक रूप से कश्मीर पिछड़ेपन का शिकार हुआ है। हम कह रहे दावे के साथ, इसमें किसी एक आदमी को हम नहीं कहेंगे, इसीलिए वहां आतंकवाद जैसी घटनाओं का जन्म हुआ है। और उसको व्यवहारिक प्रैक्टिकली सोचिए, अभी ना लोग बोले आतंकवाद बहुत खराब समस्या, आतंकवाद, कारण जानिए, रूट कॉज जानिए कि क्यों कश्मीर में आतंकवाद हुआ है। बहुत अधिक उपेक्षा हुई है, जेन्युइन आदमी को भी एडमिनिस्ट्रेशन ने तंग किया है। मैं कह रहा हूं अब जो निर्दोष है, इनोसेंट है, क्योंकि मेन कारण यही आता है सर, वहां का यूथ क्लास जो है, युवा जो वर्ग है, शिक्षा से वंचित हो गया, उसको अपॉर्चुनिटी, अवसर नहीं प्राप्त हुआ, तो वो कहाँ जाएगा, आतंकवाद की ओर जाएगा, क्योंकि सबको अपना खर्चा चलाना है, अपनी जीविका चलानी है। तो आतंकवाद की उदय के समाज शास्त्रीय कारण भी है, खाली इसके कहने से नहीं होता है। सरकार के द्वारा उपेक्षा भी किया गया है क्षेत्रों, यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है, और ये आंसर में भी लिखा जा सकता है। नहीं लिखेंगे, एकदम बिल्कुल जो बात सही है, सही आंसर यही होना चाहिए। हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ उपयुक्त व्यक्तियों तक नहीं पहुंचने से भी समाज में तनाव पैदा होता है। नक्सलवाद का उदय हो रहा है, जिस मतलब हुआ है, उदय क्या हो रहा है, हुआ है,
उस एरिया में प्रशासन ने गलतियां की हैं। जो निर्दोष लोग हैं, निरीह लोग हैं, थाने पे जाते हैं एफआईआर के लिए, अपने जेन्युइन कॉज के लिए, तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं। हम आज की बात नहीं कर रहे, मांगे जाते थे। हर आदमी खराब नहीं होता, दुनिया का सारा आदमी खराब ही नहीं होता है, वो परिस्थितिवश भी बनता है। इस तरह से व्यापक दृष्टिकोण से बात कीजिए, केवल कहने से नहीं होता है। मान लीजिए कोई इलिटरेट अशिक्षित लेडीज, किसी का पुत्र मर गया, किसी ने मार दिया, उसको एफआईआर के लिए जा रहे हैं, तो वहां का जो थाना अध्यक्ष है वो एफआईआर नहीं कर रहा है बल्कि और पैसा मांग रहा है। क्या करेगी वो? उसका इस व्यवस्था से मोह भंग होगा कि नहीं? उसको लगेगा ना ये तो बहुत बेकार, कि अब मेरी मृत्यु, वो तो इतना कामना करेंगे मैं ही मर जाती तो अच्छा होता है। आप यहाँ बोरिंग रोड बैठे हैं, आपको बहुत सब कुछ हसीन लग रहा है, ये सेन को, इधर तनिष्क, आपको यही मतलब यही यहाँ के वातावरण से आप सोच रहे होंगे, नीचे उतरे हरा पीला लाल, अब आपको लगा पूरा बिहार बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। बात समझा कीजिए, उस एरिया में जाइए, दिक्कत समझिए लोगों को। केवल ये बुराई करने का आतंकवाद खराब है, बहुत बेकार है, ऐसा नहीं होता है। बताइए क्यों हुआ है, ऐसे नहीं आतंकवाद हुआ। धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, ये तो नेता वाला भाषा है, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। बदलाव बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है जितना मीडिया में प्रचार किया जा रहा है। तो गांधी की प्रासंगिकता, हाँ, पूरा घटना देखें आप, झारखंड में भी देख लें, छत्तीसगढ़ में भी देख लें, उत्तर प्रदेश में भी देख लें, बहुत सारा वो लोग सेलिब्रेट खुद से ही आते, मतलब छोड़ नहीं है सब। हाँ, वो समर्पण करते हैं। हाँ, क्योंकि अब क्या है ना कि अब कोई दब के नहीं रहना चाहता है, अब हर कोई हर एक बात कहना चाहता है। आपको तो क्वेश्चन भी है, ये जीएस के सेगमेंट में मेंस में पूछा जाता है, आतंकवाद के उत्पन्न होने के जन्म के क्या कारण, या नक्सलवाद के उत्पन्न होने के क्या कारण, तो ये लिखिएगा नहीं टॉपिक जो हमने बताया अभी। ऐसे थोड़ी कि ऊपर से आसमान से आतंकवाद आ गया है, नहीं, परिस्थितियां जिम्मेवार होती है। ये प्रैक्टिकल लाइफ की भी बात कह रहा हूँ। ऐसा नहीं सुनना चाहिए ना कि हम ही आईएएस बनने लायक हैं। बहुत आदमी टैलेंटेड रहते हुए भी उसको साधन नहीं मिलता है, उसको पढ़ाया जाए तो वो आईएएस बन सकता है, लेकिन उसको नहीं है इकोनॉमिक स्थिति, सोशल स्थिति उतना स्ट्रांग। बहुत सारे लोग हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आदमी खराब है। वो मान ली किताब का दुकान खोल के किताब बेचने लगा, इससे उसका इंपॉर्टेंस थोड़ी खत्म होता है। तो कभी भी अपने अंदर यूगो नहीं लाना चाहिए कि हम ही जो है ना आईएएस बनने लायक है, हम ही ज्ञानी है, ऐसा नहीं। परिस्थिति आदमी को कराता है हर चीज। कुछ पूछिए आप लोग गांधी के बारे में जो भी पूछना है, या और भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बिहार स्पेशल संबंधी कोई भी टॉपिक्स पूछ सकते हैं। महात्मा गांधी को कहा जाता है कि मतलब उनका तो दलित के प्रति भाव, इसके बावजूद भी मतलब अम्बेडकर से उनका मतभेद बना रहा उनके तरफ था, अम्बेडकर को के लिए मदद करते थे, समाज में एक पहचान बने। अम्बेडकर में मेरे हिसाब से गांधी के साथ मत विभिन्न होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि अम्बेडकर थोड़ा सा हमको लगा कि अंग्रेजों के प्रति उनकी नीति जो थी झुकाव की थी, समझ रहे ना। और वाकई अंबेडकर के साथ और अंबेडकर के समुदाय के साथ मैं कह रहा हूं घोर अत्याचार हुआ है, घोर अत्याचार जिसको कहा जा सकता है। इनसे यही कह रहे हैं कि गांधी जी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी अपने आप को एक सर्वमान्य नेता मानते थे भारत के। अब सुन नहीं रहे, बात करने लगे। सर्वमान्य नेता अपने आप को समझते थे गांधी जी। और गांधी की हमेशा ये मंशा रहती थी कि अंबेडकर जी कांग्रेस के झंडे के तले, या कांग्रेस ही ना राष्ट्रीय, उसके अंतर्गत काम करें। और अंबेडकर जी हमेशा स्वतंत्र होकर काम किए, उनकी पार्टी भी है, अलग पार्टी है,
ये सब मतभेद का कारण है। ऐसा भी मतभेद नहीं था जितना प्रचारित किया जाता है। ठीक है, गांधी जी जानते थे कि अंबेडकर की आड़ में अंग्रेज भारतीय समाज को और विघटित कर सकते हैं, और विघटित कर सकते हैं अंबेडकर की आड़ में। हिंदू और मुस्लिम अपने आप तनाव चल रहा है, ऊपर हिंदू में भी SC ST बना, मतलब ये ऐसा करके और तनाव हो जाएगा, तो फिर आजादी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन सब बातों से गांधी जी डरते थे। अंबेडकर जी की पत्रिका का नाम क्या था? बहिष्कृत भारत। और पूछिए, जो भी सवाल पूछना है गांधी, चाहे बिहार संबंधी कुछ भी पूछ सकते हैं आप। ऐसा लिखने में, कॉपी में कभी मत डरिए। पहले क्वेश्चन आता था हम लोग जमाने में कि आतंकवाद के, अभी भी आता है, आतंकवाद के उत्पन्न होने के क्या कारण? तो समाज शास्त्रीय कारण भी है, आर्थिक भी कारण है। जहां भी अर्थाभाव, अभी आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात कर रहे हैं, वहां भी आपको यूथ आर्थिक, और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसा भी है, ये आतंकवादी ग्रुप इतना प्रोमिनेंट, इतना प्रभावशाली है कि जबरदस्ती किसी घर में 4 लड़का है तो एक लड़के को अपना सदस्य बनने के लिए विवश कर देता है। एग्जामिनर भारत के बाहर का नहीं ना है, आप लिखेंगे तो क्या आप गलत काट देगा? मान्य प्रमाणित बात है कि आतंकवाद या नक्सलवाद के उदय के सामाजिक शास्त्रीय भी कारण है, आर्थिक कारण भी। इसलिए लिखिए, काहे डरिएगा? आप कल होके एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे और आपकी स्पष्ट दृष्टि नहीं रहेगी तो आप, खराब लगेगा इनको, उनको खराब लगेगा, तो कोई समझौता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट, जो हम चाहें वही करें। कुछ ऐसे भी CM हैं जिनकी बात को जो बहुत ज्यादा वैल्यू ब्यूरोक्रेट नहीं देते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछिए, बिहार स्पेशल या गांधी संबंधी कुछ भी पूछना है। एक चीज और कहा जाता है सर कि गांधी जी अगर मतलब चाहते तो गांधी हाँ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छोड़ दे। सुनिए ना, ये सब बहुत सारा भारत में कहा जाता है। हम लोग का टारगेट क्या है? किसी तरह कॉपी में जो मान्य पॉइंट है वही लिखना। हाँ, बचाया जा सकता था। ऐसे ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं गांधी की, एक थोड़ी गलती है। काउंट होगा, आप नहीं काउंट कीजिएगा। जिन पे हिंसा का आरोप नहीं हो उनको छोड़वाने की बात गांधी ने कही थी, और ये लोगों ने मारा था आदमी। अगर ऐसा प्रताड़ित करके आपको जेल में रखा जाए तो उनके लिए लड़ जाते, बट वो क्या था कि वो हिंसा किए हुए उनके पक्ष में नहीं जाना चाह रहे थे। ऐसा अगर हम कर देते हैं तो और लोग भी ऐसा कुछ करेगा तो फिर उनके लिए भी हमको जाना पड़ेगा। और गांधी की मूल अवधारणा के खिलाफ था, हिंसा नहीं, अहिंसा। इसीलिए वो नहीं बचाए, मैंने यही कर दिया है। और भारत में गप करने वालों को कमी है। अभी हटेगा ना कोई, नरेंद्र मोदी हट जाएंगे ना, अभी बहुत लोग जो बड़ाई कर रहे हैं फिर 5 साल बाद शिकायत करने लगे। या चाय पीते रहिए, टाइम काटते रहिए, उसी में तरह तरह का विचार हो जाता है, समझे ना? ये सब बात से प्रभावित नहीं होना है, जो मान्य प्रमाणिक पॉइंट है वही लिखना है, सिलेक्शन से मतलब है। जब आदमी अकेले करे, व्यक्तिगत रूप से, कोई ग्रुपिंग ना हो, सत्याग्रह अकेले, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, उसी को व्यक्तिगत सत्याग्रह। हाँ, कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे। देखिएगा, आपको लिखवाए भी हैं आपको। व्यक्तिगत मैंने क्या, अकेले, बस यही मतलब। वो वहां का नहीं कह रहे हैं भाई, बिहार का हम कह रहे हैं। विनोबा भावे भी है।
और भी कुछ पूछ सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि बिहारी स्पेशल, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम बिहार स्पेशल बंद भी करने वाले हैं, बहुत हो गया, कितना इतने ज़्यादा क्लास नहीं रहे। इसका एकदम करंट जो एग्जाम दे लीजिएगा उसके पहले अनुसार से इकोनॉमिक डेटा ले लीजिएगा। क्या जैसे, और बताइए बताइए ना आप, बाढ़ पढ़ाएं कि नहीं? जैसे बताइए, कल बताइएगा हमको, सोच लीजिए घर में जाकर। राज व्यवस्था में नहीं पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ाना है राज व्यवस्था? बोलिए आप बताइए, जब आपको ये नहीं पता है कि पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं। अच्छा, यूट्यूब पे हो गया है, इसमें नहीं। तो चाटू टॉपिक है, क्या पढ़ाएंगे आपको? नालंदा कहाँ है, राजगीर कहाँ है, बता देंगे कि नालंदा कहाँ है, कौन से गाड़ी से जाइएगा। वो क्या पढ़ाना है महाराज, दिल फालतू लगता है ना, अपने भी पढ़ाने में बेकार लगता है। भागलपुर में सेलिब्रेशन मिलता है। हम आपको, हम करंट नहीं पढ़ते हैं, खुद एग्जाम नहीं देना तो क्यों माथा खराब करें अपना, है? तो हम कोई एग्जाम देना नहीं है, करंट पढ़ा जो पढ़ाता होगा ना उससे बात कर लीजिए। क्या जरूरत है हम ये याद करें कि किसको कौन सा अवार्ड मिला, हमको क्या मिलेगा उससे, हैं? नहीं नहीं, तो हम करंट पढ़ाते नहीं, करंट पढ़ाते होंगे ना कोई, नहीं तो हम जब नहीं पढ़ाता है तो हम करंट पढ़ाएंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे, करंट पढ़िएगा, स्पेशल करंट ही पढ़ाएंगे, बीपीएससी ओरिएंटेड। बत्तीस से 35 सवाल रहता है। लिखने की क्षमता है आप लोग में? लिखने से तो नहीं लगता हमको लिखने की क्षमता है। नहीं, पूर्व अनुभव लगा रहे हैं, पूर्व अनुभव मेरा है, पूर्वानुमान नहीं लगा रहे हैं। अभी तो हमको लिखवाना भी है क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स का, जो पढ़ाए उसी से हम अपना पूर्वानुमान जो है मेरा सत्य साबित करके दिखा दें। क्या टाइम हो रहा है देखिए तो, बीपीएससी का एग्जाम होने के पहले करंट अफेयर पढ़िएगा, ठीक है? अभी क्या पढ़ते करिएगा, 17 दिसंबर को होगा, साल डेढ़ साल के बाद दीजिएगा। नहीं, उसे थोड़ा सा डराता भी है, सब 6-7 महीने से ज्यादा का नहीं आता है, वो तो बोला जाता है कोचिंग में। अरे आ गया होगा कभी, ऐसा भी नहीं है भाई, साल भर कोई जरूरी नहीं है, तो कोचिंग वाला में डराता भी है। अभी जनरल सवाल रहता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल भी नहीं रहता यूपीएससी की तरह, वन लाइनर क्वेश्चन रहता है। 8 महीना 9 महीना बहुत। उसके लिए हमको मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे तब पढ़ाई होगा उसके, ऐसे नहीं कि कुछ भी लेके पढ़ा दे। पहले एग्जाम तो होने दीजिए। एग्जाम तो होगा ही, शायद बोला कि एडिटिंग अगर हो जाए दिसंबर को होगा। इसे बार-बार रिवीजन करना पड़ेगा, जब एग्जाम पहले रिवीजन करेंगे फिर छूटेगा,